नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल की जो दोस्तों हमारे क्लासें चल रही थी उसमें हमारे आज 7वां चैप्टर ये चैप्टर है दोस्तों, स्थल रूप एवं उनका विकास। उसका दोस्तों ये भाग 1 है और दोस्तों इसका भाग 2 भी आज ही आपके इस चैनल पर दोस्तों अपलोड हो जाएगा। और क्योंकि दोस्तों ये आपका जो टॉपिक है ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और इसमें प्रश्न भी थोड़े ज़्यादा बनते हैं। और इस भाग में भी दोस्तों आपके 30 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के अलावा जितने भी और प्रश्न बनेंगे उसका दोस्तों एक और भाग 2 आएगा, वो भी आज ही आपके अपलोड हो जाएगा चैनल पर। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में स्थित बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो बिना देरी के दोस्तों चलते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न दोस्तों, धरातल पर कितने प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है। तो दोस्तों धरातल पर कितने प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण होता है, ये होता है दोस्तों 2 प्रकार के। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब। ये 2 प्रकार कौन कौन से हैं? एक तो होंगे दोस्तों आपके अपर्दित स्थल रूप, एक तो होंगे अपर्दित स्थल रूप और दूसरा होगा दोस्तों आपके निक्षेपित स्थल रूप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ब। ये पहला और ये दूसरा आपका अपर्दित स्थल रूप और निक्षेपित स्थल रूप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला ये दोस्तों सारणी आपके दे रखी है इसमें और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है सारणी। इसको 3 स्टार 4 स्टार जितने भी स्टार लगाने हैं लगा लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी के आपके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमता है और इस सारणी से दोस्तों अनेक प्रश्न बनते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों। और टेलीग्राम चैनल पर ये मिलेगी आपको पीडीएफ और इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये कारक है दोस्तों कुछ, और इनके द्वारा अपर्दित स्थल रूप और ये निक्षेपित स्थल रूप कौन कौन से स्थल रूप है, ये कौन कौन से बनते हैं और इस सारणी से दोस्तों अनेक प्रश्न बनते हैं। अब देखिए, नदियाँ प्रवाहित स्थल रूप से निक्षेपित अपर्दित स्थल रूप कौन कौन से बनते हैं? अपर्दित बनते हैं आपके गॉर्ज, कैनियन और जलप्रपात, और निक्षेपित बनते हैं दोस्तों गोकुर झील और विसर्ग और नदी डेल्टा। और भौम जल से बनने वाले गोल रंध्र, विलय रंध्र और लेपीज। और यहाँ पे हो गया निक्षेपित में आपके स्टेकलाइट और स्तंभ और स्टेलैग्माइट। और हिमानी कारक से दोस्तों अपर्दित स्थल रूप है आपके सर्क या फिर लटकती घाटी, और हिमोर से आपके एस्कर और ड्रमलिंग, ये आपके निक्षेपित स्थल रूप। और पवन से दोस्तों आपके पेडिमेंट, प्लाया या छत्रक सैल, ये आपके अपर्दित स्थल रूप। और ये निक्षेपित स्थल रूप में आपके बालू टीले, रोतिका व लेगून। तो दोस्तों ये आपको सारणी आसानी से समझ में आ जाएगी। तो ये आपके जो 4 कारक है और जो स्थल रूप है अपर्दित स्थल रूप, और यहाँ पे है आपके निक्षेपित स्थल रूप। ये प्रश्न नहीं है दोस्तों, ये है आपके सारणी जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण और दोस्तों इम्पोर्टेंट सारणी है और इससे दोस्तों अनेक प्रश्न बनने की संभावना है। चलते हैं हमारे प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप की अवस्थाएं। तो दोस्तों नदी द्वारा निर्मित स्थल रूप की अवस्थाएं कितनी हैं? ये है दोस्तों आपके 3। कितनी अवस्थाएं? 3। ये है आपकी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो उपयुक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन होगा दोस्तों इसका सही उत्तर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, घाटियों के निर्माण में सही क्रम में। अब दोस्तों घाटियों के निर्माण में इसमें से सही क्रम क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले तो आपके बनेगी सरिताएं, फिर दोस्तों सरिताओं के पश्चात बनेगी अवनलिका, अवनलिका के पश्चात निर्माण होगा दोस्तों आपके घाटियों का। किसका निर्माण होगा? घाटियों का। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन अ, पहले सरिताएं फिर अवनलिका फिर घाटियां। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। अब दोस्तों इससे 2 प्रकार की यानी घाटियों से 2 प्रकार की आकृतियां बनेगी। पहली बनेगी दोस्तों आपके गॉर्ज। क्या बनेगी? गॉर्ज। अब गॉर्ज क्या होती है? गहरी संकरी घाटी जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं, यानी इस प्रकार के दोस्तों आपके आकृति बनेगी। यहाँ पे आपके दोस्तों अपर्दन के कारण
यहाँ पे कुछ स्थान बन जाएगा, रिक्त स्थान, जिसे दोस्तों गॉर्ज कहेंगे। एक होता है दोस्तों कैनियन, एक क्या बनेगा, एक बनेगा कैनियन। जो गार्ज का ही विस्तृत रूप होगा वो क्या कहलाएगा दोस्तों, कैनियन। जो गार्ज का विस्तृत रूप होगा वही आपके कैनियन कहलाएगा। अब दोस्तों गार्ज का निर्माण होता है दोस्तों कठोर चट्टानों पर। किस पर होता है, कठोर चट्टानों पर। ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न बने कि गार्ज का निर्माण किन चट्टानों पर होता है, तो ये होता है कठोर चट्टानों पर। और दोस्तों कैनियन का पूछे तो ये होता है आपके अवसादी चट्टानों पर। किस पर होता है दोस्तों, अवसादी चट्टानों पर। तो गार्ज और कैनियन क्या है ये आपको समझ में आ गए होंगे। और दोस्तों आपकी पाठ्य पुस्तक में चित्र भी आपको दे रखा होगा, तो उसमें से आप चित्र देखिएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा दोस्तों, सरिताएं पहले, फिर अवनलिकाएं, फिर घाटियों का निर्माण होगा। तो घाटियों में दोस्तों गॉर्ज और आपके कैनियन है, इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों युवावस्था की विशेषताएं। दोस्तों हमने नदियों द्वारा निर्मित स्थल रूपों में 3 अवस्थाएं पढ़ी थी, ये पढ़ी थी अपने तीसरे प्रश्न में। वो थी दोस्तों युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वर्धावस्था। अब इस प्रश्न में दे रखा है विशेषताएं। तो आपके युवावस्था की विशेषता क्या है, ये दोस्तों नदियों की संख्या इसमें कम होती है, नदी विकसित हो जाते हैं, दलदल व झीलें पाई जाती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन द, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी विशेषताएं आपके युवावस्था की। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों छठा प्रश्न है प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं। अब इसमें भी प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं दे रखा है, और अगले प्रश्न में हम पढ़ेंगे वर्धावस्था की विशेषताएं। तो दोस्तों प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं, नदियों में जल की मात्रा अधिक होगी, विस्तृत मैदान पाए जाएंगे, और दोस्तों सहायक नदियां मुख्य नदियों में मिलेगी, और विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। तो यहाँ पे अगर उपयुक्त सभी आंसर होता तो उपयुक्त सभी है, यानी ये सभी आपके विशेषताएं। इन विशेषताओं को दोस्तों ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न वही प्रश्न दोस्तों वर्धावस्था की विशेषताएं। तो इनमें ढाल मंद हो जाते हैं, ये दोस्तों आपकी अंतिम अवस्था है। कौन सी अवस्था है, अंतिम अवस्था है। और इसमें बाढ़ के विस्तृत मैदान, नदी विस्तृत तटबंध और गोकुड़ झील आदि बनती है, और अधिकांश भूदर्शी समुद्र तल के बराबर हो जाती है। क्योंकि दोस्तों ये अंतिम अवस्था है, इस कारण इसमें भूदर्शी समुद्र तल के बराबर हो जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन द, यानी उपयुक्त सभी। ये सभी आपके विशेषताएं है आपके वर्धावस्था की। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अब दोस्तों इस चैप्टर में आपके कुछ परिभाषित शब्दावलियां हैं, उनमें से आपके प्रश्न बनेंगे। अब दोस्तों हम थ्योरी तो पढ़ लेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके प्रश्न किस प्रकार के बनेंगे। प्रश्न दोस्तों आपके बनेंगे या तो असंगत की पहचान कीजिए इनमें से, या संगत की पहचान कीजिए इन सभी में से, या फिर इनको सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों आपकी इन शब्दावलियों से बनेंगे। तो दोस्तों ऐसे प्रश्न हम आगे लगभग 3 से 4 प्रश्न पढ़ेंगे, यानी सुमेलित करो। और ये सभी दोस्तों आपके सुमेलित ही है, लेकिन आपको बताएंगे कि ये किस प्रकार है, यानी जल गर्तिका या अवनमित कुंड ये क्या होते हैं। तो ये सभी आपके दोस्तों सुमेलित है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। तो आपके प्रश्न बनेंगे या तो असंगत की पहचान कीजिए या फिर संगत की पहचान कीजिए। तो इनको थोड़ा दोस्तों ध्यान से समझिएगा। अब सबसे पहला है दोस्तों हमारे जल गर्तिका। अब जल गर्तिका क्या होती है दोस्तों, ये होती है दोस्तों आपके पहाड़ों में अपरदित कंकड़ पत्थर छोटे गर्तों में फंसकर घूमते हैं। यानी दोस्तों जब अपर्दन के कारण पहाड़ों से धीरे धीरे जब अपर्दन होता है, जब छोटे कंकड़ पत्थर या बड़े कंकड़ पत्थर दोस्तों नीचे आते हैं, तो ये दोस्तों घूमते हुए नीचे आते हैं, और घूमते हुए के कारण दोस्तों ये ड्रिल का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं, ड्रिल का, यानी छेद करने का कार्य करते हैं। और ये दोस्तों घूमते जाते हैं, और इस घूमने को दोस्तों क्या कहते हैं, जिसको कहते हैं दोस्तों जल गर्तिका। अब अगला है हमारे अवनमित कुंड। अब अवनमित कुंड क्या होगा, अब दोस्तों ये एक स्थान पर तो होगा नहीं, ये अनेक स्थानों पर होगा। तो अनेक स्थानों पर होने पर दोस्तों ये आकार, यानी ड्रिल का ये कार्य करेगा, जैसा बताया गया। तो ड्रिल का ये कार्य करेगा तो दोस्तों धीरे धीरे इनका आकार क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो धीरे धीरे इनका आकार बढ़ते जाने पर ये आपस में मिल जाएंगे। तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे अवनमित कुंड। अब अगला है दोस्तों आपके नदी विसर्ग। अब नदी विसर्ग क्या होता है, यानी नदी मैदानी भाग में आकर पार्श्व कटाव करती है, वह घाटी चौड़ी हो जाती है, जिससे जल बल खाता हुआ चलता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों इसको, शब्द को, जिससे जल क्या होगा, बल खाता हुआ चलेगा। अब नदी विसर्ग
इससे दोस्तों क्या तात्पर्य हुआ? अब इससे हुआ, एक तो होगा दोस्तों आपके पासरो कटाव। क्या होगा दोस्तों? पासरो कटाव। अब पासरो कटाव का मतलब अगल बगल में कटाव, यानी जब नदी गुजरेगी तो इनके अगल बगल में जब कटाव होगा तो उसे कहेंगे दोस्तों पासरो कटाव। जिससे क्या होगा? जिससे दोस्तों ये चौड़ी हो जाएगी और ये सीधी नहीं चलेगी, ये टेढ़ी मेढ़ी चलेगी, यानी इस प्रकार से दोस्तों ये चलेगी। और इसमें दोस्तों जल चलने पर ये जल बल खाता हुआ चलेगा। तो इस प्रकार की आकृति को या जो स्थल रूप है इसको कहेंगे दोस्तों आपके नदी विसर्ग। एक दोस्तों पासरो कटाव होगा, ध्यान में रखिएगा, पासरो कटाव। एक होता है दोस्तों लंबवत कटाव। जब गहरा कटाव होगा तो दोस्तों उसे लंबवत कटाव कहेंगे। जब दोस्तों अगल बगल में, ध्यान रखिएगा, अगल बगल में कटाव होगा तो उसे कहेंगे पार्श्व कटाव। तो इस प्रकार बनी स्थलाकृति को क्या कहेंगे दोस्तों? नदी विसर्ग। अब अगला है दोस्तों आपके नदी वेदिकाएं। अब नदी वेदिकाएं क्या है? अब दोस्तों घाटी के दोनों ओर सीढ़ीनुमा संरचना जो बाढ़ के अवशिष्ट चिन्ह है। तो दोस्तों घाटी के दोनों ओर सीढ़ीनुमा कुछ संरचनाएं बनेगी जो दोस्तों बाढ़ के चिन्ह आपके हैं। तो ये आपके कहलाई दोस्तों नदी वेदिकाएं। अब इसके भी दोस्तों दो प्रकार होंगे। एक तो होगा दोस्तों युग्मित। एक क्या होगा? एक होगा दोस्तों युग्मित। युग्मित यानी दोस्तों एक समान जब आकृति बनेगी इस प्रकार की दोस्तों, तो इसे कहेंगे युग्मित। एक होगा अयुग्मित। तो दोस्तों ये एक समान आकृति नहीं बनेगी, ये इस प्रकार की कुछ कटी फटी आकृति बनेगी, तो इसे कहेंगे दोस्तों अयुग्मित। तो ये किसके प्रकार होते हैं? ये होते हैं आपके नदी वेदिकाओं के प्रकार। अब दोस्तों ये आपके थ्योरी है तो इसको तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अब दोस्तों इसको छोटे और शॉर्ट रूप में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब अगला प्रश्न है वही दोस्तों सुमेलित करने से संबंधित है। अब ये है आपकी पेनीप्लेन अपरदन से सतह समान हो जाएगी तब मैदान बनेंगे, उसे पेनीप्लेन कहते हैं। अब इसका क्या तात्पर्य हुआ? अब इसका ये तात्पर्य हुआ दोस्तों जब पर्वतों पर दोस्तों अपरदन के कारण धीरे धीरे अपरदन होगा, तब दोस्तों यहाँ पर कुछ खड्डे होंगे। तब दोस्तों ये धीरे धीरे ये खड्डे इस अपरदन के कारण यानी निक्षेपण के कारण दोस्तों ये धीरे धीरे भर जाएंगे और दोस्तों ये एक प्लेन के रूप में यानी समतल के रूप में दोस्तों बन जाएंगे, यानी मैदान बनेंगे। उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे पेनी प्लेन। अब अगला है दोस्तों आपके मोनाडनोव। अब मोनाडनोव क्या होगा? अवरोध जिनका अपरदन नहीं हो पाता। अब दोस्तों कुछ इस क्रिया में कुछ ऐसे अवरोध होंगे जिनका अपरदन नहीं होगा, तो उन दोस्तों स्थलाकृतियों को आपके क्या कहेंगे? मोनाडनोव। तो इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आपके अगला है जलोढ़-पंख। अब जलोढ़-पंख क्या होगा? पर्वतीय ढाल के आधार पर तल के पास अर्धवर्ताकार रूप में पदार्थों का निक्षेपण से बनी जो आकृति होगी उसे क्या कहेंगे? जलोढ़-पंख। अब दोस्तों जब पर्वतीय क्षेत्रों में तो अर्धवर्ताकार निक्षेपण होने से दोस्तों कुछ अर्धवर्ताकार इस प्रकार की आकृतियां बन जाएगी जिससे कहेंगे आपके जलोढ़-पंख। तो ये आपके शब्दावली है, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रही होगी। अब अगला है आपके अगला दोस्तों इसमें होगा डेल्टा। यहाँ पे डेल्टा है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पे होगा आपके डेल्टा। डेल्टा के आगे चिन्ह है। अब डेल्टा क्या होता है? अब डेल्टा तो आप सभी को पता होगा दोस्तों। तो नदी सागर या झील में गिरती है तब उसके प्रवाह व वेग में कमी आती है। जब अंतिम अवस्था में दोस्तों सभी को पता है नदियाँ सागरों में जाकर गिरती है तो दोस्तों इसके प्रवाह और वेग में परिवर्तन आएगा, तो इसके कारण क्या होगा? मलबा का निक्षेप होगा। तो इस प्रकार की डेल्टा नुमा एक आकृति बनेगी जब ये सागरों में गिरेगी नदियाँ या दोस्तों झीलें, तब इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आपके डेल्टा। तो ये आपके शब्दावली, ये सभी भी आपके सुमेलित है। और चलते हैं अगले। अब अगला दोस्तों हमारे ये भी सुमेलित से संबंधित प्रश्न है। अब भौमजल। अब दोस्तों भौमजल क्या होगा? तो भौमजल होगा दोस्तों जब चट्टानों में दरारें या चट्टानों में जोड़ों की संधियाँ कम सघन होने से जल का स्तरावण होगा इन चट्टानों में, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे दोस्तों भौमजल।
सरल है, समझ में आया होगा आपको। अब अगला है दोस्तों आपके कास्ट। कास्ट क्या होगा, तो भौमजल से, जब ये भौमजल यानी भौमजल हमने इसमें देखा, तो भौमजल द्वारा चूना पत्थर या डोलाइट चट्टानों में से भौमजल द्वारा घुलनशील प्रक्रिया द्वारा जो स्थलाकृति बनेगी दोस्तों, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे दोस्तों आपके कास्ट। और ये निक्षेपण की क्रिया है, कौन सी दोस्तों, आपके निक्षेपण की। जो सारणी दी गई है दोस्तों, हमने पहले प्रश्न के पश्चात जो सारणी पढ़ी उसमें आप उसको आप ध्यान से देखिएगा, उससे ही दोस्तों आपके प्रश्न बनेंगे और उसके ही इर्द गिर्द आपके लगभग ये चैप्टर घूमता है। तो कास्ट क्या होगा दोस्तों, जब चूना पत्थर से दोस्तों घुलन की प्रक्रिया होगी, यानी दोस्तों जब चूना पत्थर होगा, जल का दोस्तों जब रिसा होगा, इसके कारण क्या होगा दोस्तों, जब कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस दोस्तों H2O प्लस CO2 के मिलने पर दोस्तों यहाँ पे घुलन प्रक्रिया होगी आपके। और इस घुलन प्रक्रिया से दोस्तों ऐसे खड्डे नुमा दोस्तों, अब जब आप चूना पत्थर को दोस्तों पानी में डालते हुए आपने देखा होगा, तो दोस्तों बुलबुले से निकलते हैं। तो क्या होगा, ये बड़ी बड़ी जब चट्टानें होगी दोस्तों, जो ये चूना पत्थर या डोलाइट की दोस्तों चट्टानें, जब दोस्तों इसमें जल रिसेगा, यानी भौमजल क्या है वो पढ़ा हमने, जब इसमें जल रिसेगा तो दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे कुछ स्थलाकृतियाँ बन जाएगी। तो ये गर्तों के रूप में उबड़ खाबड़ सी प्रतीत होगी, जिसे कहेंगे दोस्तों कास्ट, जिसे क्या कहेंगे, कास्ट। अब अगला है दोस्तों आपके लेपिज। अब लेपिज क्या है, घुलन क्रिया से सतह उबड़ खाबड़, तो घुलन क्रिया होगी। तो घुलन क्रिया क्या है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट H2O और CO2 से जो क्रिया होगी वो आपके घुलन क्रिया होगी। और घुलन क्रिया से जो उबड़ खाबड़ आकृति बनती है, यानी स्थलाकृति जो बनती है, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे लेपिज। अब अगला है आपके दोस्तों गोलरंध्र। अब गोलरंध्र क्या होगा, वर्षा के जल से चूने के चट्टानों वाले प्रदेशों में कार्बन डाइऑक्साइड से छिद्रों का निर्माण होगा। तो दोस्तों इनसे कुछ छिद्रों का निर्माण, अब जब दोस्तों जल रिसेगा तो पूरे स्थान पर जब ये नहीं रिसता है, तो कुछ स्थानों पर ये जब रिसता है, तो दोस्तों आपके घुलन क्रिया द्वारा यहाँ पे कुछ रंध्रों का निर्माण, यानी छोटे छोटे दोस्तों खड्डों का या छिद्रों का निर्माण होगा, जिसे कहेंगे आपके गोल रंध्र। तो ये भी आपके शब्दावली है, ये भी दोस्तों सुमेलित है। अब इसको तो दोस्तों आपके थ्योरी में ये दे रखी है, और दोस्तों इनसे संगत असंगत या सुमेलित कीजिए, इस शब्दावली से ही दोस्तों आपके प्रश्न बनेंगे। तो अगला प्रश्न है दोस्तों आपके 11वां। अब 11वां प्रश्न है दोस्तों, इनको भी दोस्तों सुमेलित करने से संबंधित ये प्रश्न है। अब यू वाला क्या होता है, अब गोलीकरण की प्रक्रिया हमने पढ़ी। अब इससे जो वर्ध गर्त यानी बड़े गर्त होंगे, पहले हमने क्या पढ़े, छिद्र पढ़े, वो छिद्र जब बड़े आकार लेंगे तो ये क्या कहलाएंगे, यू वाला कहलाएंगे। तो पोलियो क्या, अब पोलियो होगा दोस्तों, जब यू वाला का विस्तृत रूप होगा ये आपका क्या कहलाएगा, पोलियो। अब कंदरा है दोस्तों, ऊपरी सतह के नीचे का जो स्थान होगा, यानी जब यहाँ पर भौमजल की क्रिया होगी तो इसके ऊपरी सतह का जो नीचे का स्थान होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो घुलन क्रिया होती है उस स्थान को कहते हैं आपके कंदरा है। अब कास्ट झील, अब कास्ट हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा, तो छोटे छोटे रंध्रों का निर्माण होगा। तो इन रंध्रों में जब आपके पानी भर जाएगा तो छोटी छोटी झीलों का निर्माण होगा, और इन झीलों को ये आपके कहते हैं दोस्तों कास्ट झील। अब चलते हैं हमारे अगले जो सुमेलित से संबंधित प्रश्न है इसकी ओर। तो ये आपके दे रखा है दोस्तों आपके सर्क। अब सर्क क्या होगा, सर्क है दोस्तों हिमनद घाटी के शीर्ष पर अर्धवर्ताकार कटोरे के आकार के गर्त, जिनके किनारे गड्ढे वाले होते हैं। अब दोस्तों जब हिमनदों में यहाँ पे दोस्तों आपकी क्रिया होगी, तब दोस्तों ये गड्ढे के रूप में कुछ स्थलाकृति बनेगी, इसे ही क्या कहेंगे दोस्तों, इसे ही कहेंगे आपके सर्क। और ये किससे होता है, इसका कारक क्या है, इसका दोस्तों कारक है आपके हिमनद। अब टॉर्क, अगला है दोस्तों टॉर्क। अब जब यहाँ पे दबाव अधिक होगा तो दबाव अधिक से ये और गहरे और बड़े होते जाएंगे, तो इसे कहेंगे टॉर्क। अब टॉर्क झील क्या है, तो ये बड़े आकार होंगे, तब इसमें पानी बढ़ जाएगा, तब पानी बढ़ने से जो झीलों का निर्माण होगा उसे टॉर्क झील कहेंगे। अगला है दोस्तों आपके हॉर्न। तो हॉर्न है दोस्तों टॉर्न के, जो टॉर्क है यहाँ पे, टॉर्क के दोस्तों जब तीक्ष्ण कंगेनुमा हो जाएगी आकृति, यानी दोस्तों इस प्रकार की ये जब आकृतियाँ बन जाएगी अनेक स्थानों पर होने पर, तो दोस्तों इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपके हॉर्न। और ये स्थलाकृति आपके सर्क, ये भी सर्क, ये भी सर्क। उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा।
तो ये सभी आपके दोस्तों सुमेलित ही है। ये परिभाषित दोस्तों थोड़ी शब्दावलियाँ हैं और थोड़ा थोड़ा दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, इनको ध्यान से समझिएगा। अब ये तो आपकी थ्योरी में दे रखा है दोस्तों, तो इनको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों इनसे आपके प्रश्न बनने की दोस्तों पूरी आपके संभावना है। अब अगला प्रश्न 13वां प्रश्न, ये भी दोस्तों आपके सुमेलित से संबंधित, ये आपके पेडी प्लेन। तो पेडी प्लेन बनता है दोस्तों मरुस्थलीय क्षेत्रों में। अगर प्रश्न बने कि किस क्षेत्र में बनता है, तो मरुस्थलीय क्षेत्र में। अब दोस्तों आपके सुमेलित से संबंधित क्षेत्रों को भी पूछा जा सकता है, यानी ये स्थलाकृति किस क्षेत्र में बनती है, यानी ये स्थलाकृति क्या होती है। तो आपके पेडी प्लेन है, ये तो बनेगा आपके मरुस्थलीय क्षेत्र में। और मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान होगा, जिसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे आपके पेडी प्लेन। अब अगला है दोस्तों आपके पलाय झील। तो मरुस्थलीय भागों में चारों तरफ पर्वतों से घिरी बेसिन झील, जब मरुस्थलीय क्षेत्रों में कुछ झीलों का निर्माण होगा और ये झीलें होती है आपके शुष्क, तो इसे क्या कहेंगे, पलाय झीलें। अब अपवागर्त एक ही दिशा में अपक्षय से बने गर्त, जब एक ही दिशा में अपक्षय द्वारा गर्त बनते हैं तो इसे क्या कहेंगे, आपके अपवाहन गर्त। अब छत्रक और पिटिका शैल, अब ये भी मरुस्थलीय क्षेत्रों में होती है और इसका कारक है दोस्तों आपके पवन। इन सभी का दोस्तों कारक क्या होगा, पवन। पूछा जा सकता है पेडी प्लेन, पलाय झील, अपवाहन गर्त और छत्रक पिटिका शैल का दोस्तों कारक क्या है, ये है आपके पवन। अब छत्रक और पिटिका शैल ये क्या है, अब मरुस्थलों में अपर्दन व अपघर्षण से जो आकृति बनती है, तो ये कुछ छत्रनुमा दोस्तों यहाँ पे आकृति बन जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे दोस्तों, इसे कहेंगे आपके छत्रक या फिर पिटिका शैल। सरल भी है दोस्तों और थोड़ा कन्फ्यूजेबल भी है, तो इनको थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और क्षेत्रों से संबंधित भी आपके प्रश्न बनेंगे, तो इन क्षेत्रों को भी ध्यान में रखिएगा। ये आपके सभी मरुस्थलीय क्षेत्रों में बनेंगे और इसका कारक है दोस्तों आपके पवन, जो कि आपके सारणी प्रश्न पहले के पश्चात जो हमने सारणी पढ़ी थी, उस सारणी को दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों अब 13 तक दोस्तों आपके सुमेलित से संबंधित है। अब दोस्तों आपके थोड़े तर्कों से संबंधित प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब ये प्रश्न है दोस्तों मरुस्थल से बनने वाली आकृतियाँ हैं। तो मरुस्थल से बनने वाली ये आपके सभी आकृतियाँ यानी बरखान, सीप, पैराबोलिक और ये उपयुक्त सभी। तो सबसे पहले समझिए अगर बरखान की, जब दोस्तों पवन यानी पवन अगर इस दिशा में चल रही है तो दोस्तों टीबों पर कुछ इस प्रकार की आकृति बनेगी, यानी दो सिंगों की दोस्तों आकृति बनेगी, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे आपके बरखान। अब सीप क्या होता है, सीप भी दोस्तों जब आपके पवन अगर इस दिशा में चल रही है तो ये भी दोस्तों इसके सींग भी दोस्तों उसी दिशा में होगा, यानी जब ये एक सींग वाली आकृति बनेगी, जब एक सींग वाली आकृति बनेगी तो इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे दोस्तों आपके सींग। अब पैराबोलिक क्या होता है, पैराबोलिक है दोस्तों आपके बरखान का आपके विपरीत, यानी अगर पवन इस दिशा से चल रही है तो सींग इसके दोस्तों विपरीत दिशा में इसके बने हुए प्रतीत होगी टीबों पर, तो ये आपके कहलाएगी दोस्तों आपके पैराबोलिक। तो मरुस्थल से बढ़ने वाली आकृति ये सभी आकृतियाँ हैं और ये क्या होती है इसका भी हमने चर्चा की, तो ऑप्शन द होगा दोस्तों आपके इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 15वां प्रश्न है दोस्तों, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में, स्थल रूप विकास की किस अवस्था में दोस्तों आपके अपमुख कटाव प्रमुख होता है, तो ये आपके होता है दोस्तों तरुण अवस्था में। किस अवस्था में, तरुण अवस्था में। इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 16वां प्रश्न दोस्तों, एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ी नुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है, तो ये आपके कहलाती है दोस्तों कैनियन। क्या कहलाएगी, कैनियन। तो ऑप्शन द होगा इसका राइट आंसर। सरल से प्रश्न और सीधे से प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है, तो रासायनिक प्रक्रिया दोस्तों किसमें पड़ी, घुलन की प्रक्रिया, ये पड़ी हमने दोस्तों चूना पत्थर प्रदेशों में, तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 18वां प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपिज शब्द को परिभाषित करता है, तो दोस्तों लेपिज शब्द हमने पढ़ा है पिछले प्रश्नों में,
तो लेपिज दोस्तों क्या होगा इनमें से, तो लेपिज होगा दोस्तों आपके अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक या खांच हो, उसे क्या कहेंगे दोस्तों, उसे कहेंगे आपके लेपिज। या उबड़ खाबड़ जो आकृति होगी सरल भाषा में कहे तो उसे क्या कहेंगे, लेपिज। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन द। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, गहरे लंबे व विस्तृत गर्त व बेसिन जिनके शीर्ष दीवार पर खड़े ढाल वाले तथा किनारे खड़े वाले अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों कहते हैं आपके सर्क। तो इसका सही उत्तर का ऑप्शन है। इसकी भी दोस्तों हम पिछले प्रश्नों में चर्चा कर चुके हैं, जो आपके सुमेलित से संबंधित थे उसमें हम दोस्तों चर्चा कर चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 20वां प्रश्न दोस्तों, निम्न का सही क्रम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर देखिए अपक्षय की, तो सबसे पहले तो दोस्तों होगा आपके अपक्षय, इसके पश्चात होगा दोस्तों आपके अपर्दन, और सबसे पश्चात की जो अवस्था है उसे कहेंगे दोस्तों आपकी निक्षेपण। ये इनका आपके दोस्तों क्रम है, और ये दोस्तों अपने ही स्थान पर होता है, ये अपने ही स्थान पर होता है, और ये होता है आपके एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और ये जो अंतिम अवस्था है, और ये क्या है दोस्तों, जब स्थान पर मलबा आदि इकट्ठा हो जाता है तो उससे को क्या कहेंगे, आपके निक्षेपण की क्रिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 1 2 3, यानी इसका यही क्रम है जो सही क्रम है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 21वां प्रश्न दोस्तों, आपके मरुस्थल में अपर्दन व निक्षेपण का सक्रिय कारक है। तो मरुस्थल में क्या है दोस्तों, सबसे कारक ये पवन है, और ये कहलाएगी आपकी हवा इस ऑप्शन में। तो इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन ब। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला 22वां प्रश्न है दोस्तों, हिम द्वारा निक्षेपित परवाल सेल की सामान्यतः क्या कहते हैं। तो हिम द्वारा निक्षेपित परवाल सेल को दोस्तों क्या कहेंगे, ये कहेंगे दोस्तों आपके एस्कर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर होगा आपके ऑप्शन द। और ये दोस्तों आपकी निक्षेपित स्थलाकृति है, कौन सी है, निक्षेपित स्थलाकृति एस्कर। तो द ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 23वां प्रश्न दोस्तों, ड्रमलिन के बारे में सत्य कथन है। तो ड्रमलिन के बारे में सत्य कथन है आपके हिमानी क्षेत्र में उल्टी नाव के आकार की जो स्थलाकृति बनती है उसे कहते हैं दोस्तों आपके ड्रमलिन। और ये किस क्षेत्र में बनती है, ये क्षेत्र में बनती है दोस्तों आपके हिमानी क्षेत्र में। हिमानी इसका दोस्तों क्या है, कारक है। तो द ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाती है। तो ये लटकती घाटियाँ पाई जाती है दोस्तों आपके हिमानी क्षेत्रों में। क्या पाई जाती है, हिमानी क्षेत्रों में। आप सारणी देखिएगा दोस्तों, जो पहले प्रश्न के पश्चात सारणी दे रखी है, तो सारणी में जो आपके अपर्दित स्थलाकृति और निक्षेपित स्थलाकृति है उनमें दोस्तों ये आपके दे रखा है। तो लटकती घाटियाँ कहाँ पाई जाएगी, ये पाई जाएगी आपके हिमानी क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 25वां प्रश्न दोस्तों, फियार्ड किसकी विशेषता है। तो दोस्तों फियार्ड आपकी किसकी विशेषता है, ये है आपके नॉर्वे के तट की, किसकी है दोस्तों, नॉर्वे तट की। तो ब ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 26वां प्रश्न है, ग्रेट कैनियन का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों ग्रेट कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये होता है दोस्तों आपके कोलोराडो नदी द्वारा। किसके द्वारा, कोलोराडो नदी द्वारा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो ये ग्रेट कैनियन का निर्माण किसके द्वारा होता है, ये होता है दोस्तों कोलोराडो नदी द्वारा। तो अ ऑप्शन होगा दोस्तों इसका राइट आंसर। चलते हैं अब अगले 27वें प्रश्न की ओर। 27वां प्रश्न दोस्तों, अपर्दन के आधार तल की संरचना का प्रतिपादन किया। तो ये प्रतिपादन किया गया दोस्तों आपके J.W. पॉवेल द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन अ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला 28वां प्रश्न दोस्तों, जलोढ़ पंखों का निर्माण होता है। जलोढ़ हमने पढ़ा है दोस्तों, जो हमारे सुमेलित प्रश्नों जो दोस्तों पढ़े लगभग 4 से 5 प्रश्न थे दोस्तों परिभाषित आपके शब्दावली के। तो ये किस में निर्माण होता है दोस्तों, ये होता है आपके पहाड़ी तलीय क्षेत्रों में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, आपके निम्न में से कौन सी स्थलाकृति का निर्माण नदी की युवावस्था में होता है। सरल सा प्रश्न दोस्तों। तो किसका निर्माण होता है, ये आपके होता है गॉर्ज का। किसका होता है दोस्तों, गॉर्ज का, युवावस्था में। तो अ ऑप्शन होगा इसका राइट
आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों गारा स्थलाकृति बनती है। गारा या फिर दोस्तों आपके जिसे छत्रक शैल भी कहते हैं या किसे कहते हैं छत्रक शैल भी, इसकी भी दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं पिछले प्रश्न में। तो ये बनती है दोस्तों आपके मरुस्थलों में। किससे बनती है? मरुस्थलों में। और इसका कारक पूछे तो कारक है दोस्तों आपके पवन। तो ये थे दोस्तों आपके 30 प्रश्न। और दोस्तों आपके कारक कारक कौन कौन से थे? कारक भी दोस्तों हमने पढ़े। तो ये कारक है दोस्तों आपके नदी या फिर दोस्तों प्रवाहित जल, नदी या प्रवाहित जल, भौमजल, हिमानी और दोस्तों पवन। इन कारकों से आपके एक तो प्रश्न बनेंगे और एक प्रश्न बनेंगे दोस्तों आपके शब्दावली से संबंधित। तो इनको थोड़ा दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा। इनसे और कुछ तर्कों से दोस्तों प्रश्न बनेंगे और जितने भी प्रश्न बनेंगे उसका वीडियो दोस्तों आपके आज ही अपलोड हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जल्दी अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।